चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि रिवीजन में सारे टॉपिक्स आपके मैक्सिमम क्लियर हो ही गए हैं। तो इसी क्रम में जो है, जो सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जीन पियाजे। तो आप लिख सकते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग जीन पियाजे का कर रहे हैं। कल हम लोगों की जो है वो राइट टू एजुकेशन और आपका एनईपी 2020, ये पूरे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और इसी के साथ हम लोगों का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और अब सिर्फ जो है हमारी कल से ही एनसीएफ स्टार्ट हो जाएगी। कल ही हम लोग जो है एनसीएफ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसके बाद फिर कैसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगते हैं। तो जीन पियाजे में जब भी बात की जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आपको पता है कि इन्होंने मूल रूप से जो है 4 अवस्थाएं बताई थी। प्री सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो इन 4 अवस्थाओं को हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो जीन पियाजे को जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। हाँ जी, जल्दी ऐड होते जाइए भाई। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए, जीन पियाजे की जो भी इन्होंने बात करी है, एक तो चीज इन्होंने, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक तो इन्होंने जो है बच्चों की उम्र के हिसाब से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की चर्चा करी है, उम्र के हिसाब से। और इन्होंने सोसाइटी को बहुत कम तवज्जो दी है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोसाइटी को सबसे कम तवज्जो किसने दी है, तो जीन पियाजे ने कहा। इन्होंने कहा डेवलपमेंट में सोसाइटी का वो बहुत ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जबकि आप देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने सोसाइटी की बात करी है, वाइगोस्की ने सोसाइटी की बात करी है, लेकिन जीन पियाजे ने बहुत ज्यादा सोसाइटी पर बल नहीं दिया है। और इन्हें चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है और इन्हें जो है एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। लॉजिस्ट भी कहा जाता है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है, जेनेटिक। अब इन्हें ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट क्यों कहा जाता है, तो समझिएगा, इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर बहुत बात की है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब क्या है, जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हम पहले बच्चे थे, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, इस तरीके से। तो इन्होंने बात करी है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या हेरिडिटी पे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या हेरिडिटी, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर ये कहीं भी पॉइंट दिखता है तो आप समझिए ये जीन पियाजे से संबंधित है। अब इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या वो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था की इन्होंने बात करी है, वो आपकी होती है क्या, प्री सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। इसकी ढेर सारी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश में इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। और आपको पता है, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स की सहायता से बच्चा चीजों को सीखता है, समझता है। और इसकी जो उम्र उन्होंने निर्धारित करी है, 0 से 2 साल, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की इन्होंने एज डिसाइड करी है। अब देखिए, यहां पर आपको क्या दिमाग में रखना है, वो 1 दिन का बच्चा भी हो सकता है, वो 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, वो 1.5 साल का बच्चा भी हो सकता है और लगभग 2 साल का बच्चा भी हो सकता है। तो ये दिमाग में करते हुए चलिएगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले इस अवस्था में क्या देखा जाता है, तो बात की जाती है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस एंड्स खत्म हो जाते हैं।
रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होते हैं? जैसे अगर आमतौर पे बात करें, हमारा पलक झपकाना जो है हमारा एक तरीके रिफ्लेक्स एक्शन है, छींक आना एक तरीके रिफ्लेक्स एक्शन है, ये नॉर्मल तरीके से बायोलॉजी में बात की जाती है। यहाँ पे इसका क्या सिनेरियो है कि आप देखिए जो छोटा बच्चा होता है, आप उसके मुँह पर आप उँगली ले जाइए, वो क्या करने लगता है? तुरंत वो चूसने लगता है। कोई भी चीज़ होगी वो मुँह में क्या है? चूसने लगता है। या छोटा बच्चा है, आप उसके हाथों में आप अपनी उँगली आप ले जाइए तो क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा। कोई भी चीज़ आप दोगे उसको क्या वो पकड़ लेता है। तो छोटा होता है। लेकिन जब अब देखिए मैंने कहा ना 0 से 2 वर्ष में है तो मान लीजिए वो 1.5 साल का है, अब 2 साल का भी हो रहा है, तो अब वो ऐसा नहीं करता। अब आप उसके मुँह में कोई चीज़ देते हो तो मुँह में वो नहीं लेता, नहीं चूसता है। उसके हाथ में आप कोई उँगली देते हो तो नहीं पकड़ता है, हटा भी देता है। तो ये चीज़ क्या है वो खत्म हो जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो खत्म हो जाता है। समझते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिए तो और बेहतर है। देखिए, जीन पियाजे को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है, इन्होंने जो भी बताया, आप अपने दिमाग में 0 से 2 साल के बच्चे को लाइए, आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ जाएँगी। जैसे मैंने कहा सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, उनकी माध्यम से वो चीज़ों को सीखता है। जैसे आँख है, कान है, त्वचा है, इन सारी चीज़ों से क्या है, वो चीज़ों को सीखता है, ये चीज़ ऐसी है, उसे कोई चीज़ कड़वी लगती है तो मुँह बनाता है, अच्छी लगती है तो चूसता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाई देता है और क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाता है। जल्दी-जल्दी भाई जॉइन हो जाओ सब लोग, समय थोड़ी तबीयत गड़बड़ है। फिर देखिए नेक्स्ट आइए। फिर क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जिसे बोलते हैं लक्ष्योन्मुखी निर्देशित व्यवहार। इसका क्या मतलब होता है? कोई गोल उसे दिखता है तो उस तक क्या है वो अचीव करने की कोशिश करता है, उस तक पहुँचने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ आप देखिए, अक्सर हमें छोटे बच्चों की बहुत चिंता होती है कि कोई ऐसी चीज़ वो ना ले लें, ऐसी चीज़ कोई ना खा ले जो उन्हें नुकसान कर सकती है। तो ये जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, बहुत ज़्यादा समझ तो होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जिस भी चीज़ को देखते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कमरे में खेल रहे हैं और कमरे में उन्होंने कोई चीज़ देखी, ये चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए फुटबॉल रखी है, आपका लैपटॉप रखा है, आपका मोबाइल रखा है, आपका कैमरा रखा हुआ है, कुछ भी, ये क्या उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहलाता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उस लक्ष्य तक वो पहुँचने का प्रयास करते हैं, तो ये कहलाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसके बाद बात करते हैं, फिर इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें डेफर्ड इमिटेशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? डेफर्ड इमिटेशन। देखिए, एक टर्म होता है इमिटेशन और एक होता है डेफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना। डेफर्ड इमिटेशन इससे थोड़ा-सा अलग है। क्या अलग है? देखिए, इमिटेशन में क्या होता है कि जो चीज़ उसने सामने देखी और आपके सामने ही उन चीज़ों को क्या है अनुकरण कर रहा है। लेकिन डेफर्ड इमिटेशन में क्या होता है कि जब आप सामने नहीं होते हैं, आपके पीठ पीछे उस चीज़ों का अनुकरण कर रहा है। जैसे उसने देखा कि पापा या भैया कोई जो है, वो स्कूटर या बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सीलेटर ले रहे हैं। तो वो भी क्या करता है, जब आप नहीं होते हो, तो वो पीठ पीछे आपके क्या है, चीज़ों को वैसे ही करता है, घुमाता है, वैसे एक्सेलरेट करता है, इस तरीके से। तो वो क्या है, आप नहीं हो लेकिन उन्हीं चीज़ों ऐसे देख के आपके पीठ पीछे कर रहा है। किक लगाते हुए देखा, तो वो भी वैसे ही क्या किक लगाने का प्रयास करता है। जो जैसा दिखता है, वो अपने दिमाग में सेव कर लेता है और जब आप सामने नहीं होते हो, तो वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करता है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डेफर्ड इमिटेशन का। हाँ, फिर देखिए आता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व,
स्थायित्व, स्थायित्व, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये कई बार आपने सुना होगा और ये एक जो है ये बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला। इसमें क्या मतलब है, मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जो छोटा एकदम मान लीजिए नवजात शिशु है, तो वो रो रहा है, अब आपने क्या किया, उसको खिलौना दिया या कुछ ऐसी चीज बजाने वाली दी, झुनझुना दिया, उसके सामने ऐसे ऐसे किया, बच्चा क्या है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और आवाज सुन के क्या है फिर वो चुप हो जाता है या हंस देता है, मुस्कुरा देता है, ये चीजें होती हैं। और फिर आपने क्या झुनझुना हटा लिया, आपने कोई दूसरी चीज उसको दे दी, वो उससे खेलने लगता है। लेकिन जब सोचिए कि अगर वो मान लीजिए 1.5 साल का बच्चा है, लगभग 2 साल का बच्चा है, तो अब क्या है, अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अब आपने जैसे मान लीजिए उसको मोबाइल या कोई चीज सामने से उसको ऐसे ऐसे रखी, अब उसने चीज देख ली, छवि बना ली कि हाँ ये चीज है। अब अगर आपने उसको हटाया और कोई दूसरी चीज सामने रखी, तो वो चुप नहीं होगा बल्कि क्या है और रोने लगेगा, क्योंकि अब उस चीज को समझने लगा कि हाँ कोई चीज वो थी और ये पहले जैसी चीज नहीं है। तो वो समझ जाता है इन चीजों में क्या है कि ये चीज वो पहले जैसी नहीं है, ये अंतर कुछ इसमें आया है, तो वो चुप नहीं होता है बल्कि और रोने लगता है, यानी उस वस्तु के स्थायित्व को समझने लगता है। अब देखिएगा, मैक्सिमम किताबों में जो है ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज में ही दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो है इसमें ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसको सही मानती है। और सेंट्रल टीटी के 2014 और 15 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इन्होंने अलग अलग सेशन में अलग अलग जवाब सही किए हैं। एक जगह इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज सही किया है और एक जगह इन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्री ऑपरेशनल में सही किया है। तो वैसे मैक्सिमम किताबों में इसका जवाब जो है वो आपका किसमें है, सेंसरी मोटर स्टेज में ही है। तो यही लगाइएगा, बाकी तो सीबीएसई है क्या वो सही करती है। इतनी बात भाई सबको समझ में आ गई? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट आ जाइए। फिर है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये कितने से होती है? तो 2 से 7 वर्ष, 2 to 7 years, 2 से 7 वर्ष की जो है ये अवस्था मानी जाती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अब देखिए, एक क्वेश्चन दिमाग में यहाँ पे और आ रहा है, अगर जब कभी आपसे बात की जाए तो जीन पियाजे ने सबसे पहले जो काम किया था वो बात की थी इन्होंने किसके ऊपर, इन्होंने नैतिक विकास अवस्था पे काम किया था। बाद में फिर ये संज्ञानवादी हो गए थे। संज्ञानवादी, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन कोई आता है कि मॉरल डेवलपमेंट सबसे पहले किसने बात की, तो आप कहोगे जीन पियाजे। वहां पे फिर कोहलबर्ग नहीं लगाओगे, जीन पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट पे बात करी है, लेकिन चूंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो प्री ऑपरेशन स्टेज क्या है, 2 से 7 वर्ष की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, दिमाग में 2 से 7 साल का बच्चा आप लाइए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। पहली चीज क्या बात करते हैं, पहली चीज बात करते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म, जीववाद जिसे बोलते हैं, जीववाद। अब एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, इस एज के बच्चे ये मानते हैं कि जो चीजें हैं, जो भी निर्जीव चीज, वो सब क्या है, सजीव है। कार्टून देखते हैं तो कार्टून भी क्या है, वो सजीव मानते हैं। वो स्पाइडरमैन देख रहे हैं तो स्पाइडरमैन को क्या है, वो सजीव मान रहे हैं। डोरेमन को देख रहे हैं, डोरेमन को क्या है, वो एक तरीके से सजीव मानते हैं। अब क्या होता है कि जैसे देखिए, बच्चा कहीं पे खेल रहा है, अचानक क्या है, वो गिर गया, जमीन पे गिर गया, तो उसके लिए वो अपने को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि उसको कहता है, जमीन को ठहराता है कि जमीन ने हमको क्या है, गिरा दिया। तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, हम जमीन को थपथपा देते हैं, हम कह देते हैं लो हमने जमीन को मार दिया। बच्चा क्या है, चुप हो जाता है, पहले रो रहा होता, चुप हो जाता है। वो मानता है कि हम अपनी वजह से नहीं गिरे हैं, जमीन ने हमको गिराया है। तो एनिमिनिज्म का मतलब क्या है, वह निर्जीव चीजों को भी क्या है, वो सजीव मानता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, अब ईगोसेंट्रिज्म क्या है,
देखिए, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है कि इस एज में बच्चा ये मानता है कि जो चीज़ उसको पसंद है, वही चीज़ सबको पसंद होनी चाहिए। भले वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन उसका ये मानना है कि जो चीज़ उसे पसंद है, वही चीज़ क्या है, सबको पसंद होगी और जो चीज़ उसे नापसंद है, तो वही चीज़ सबको भी क्या होगी, नापसंद होगी। जैसे मान लीजिए कोई कार्टून का देख रहा है, चैनल देख रहा है, हँस रहा है, खुश हो रहा है। अब वो आपको भी अपने पास बैठा लेगा, वो आपसे भी कहेगा उसे देखो, हँसो, वैसी चीज़ें करो। अब आपको इस अवस्था में कार्टून नहीं अच्छा लगेगा, आपको न्यूज़ या क्रिकेट जैसी चीज़ें अच्छी लगेंगी। लेकिन क्या है, वो ये मान रहा है कि अगर हमको कार्टून अच्छा लग रहा है, तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं, उन सबको क्या है, कार्टून अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई टॉफ़ी खा रहा है, अगर उसे अच्छी लगी तो आपको देता है। और अगर उसे कोई चीज़ खराब लगी टॉफ़ी, तो वो अपने मुँह से निकाल के फेंक देता है और आपसे भी कहता है कि आप भी फेंक दो। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये इसका कहलाता है ईगोसेंट्रिज्म। फिर नेक्स्ट क्या है? इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी। अलग-अलग जगह अलग-अलग हिंदी रहती है, पलटावी, अपलटावी, अनुत्क्रमणिता, कुछ अजीब-सी रहती है। फिलहाल यहाँ पे आप समझिए इरिवर्सिबिलिटी। देखिए रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ वापस आ जाए, आगे जाके पीछे आ जाए, जैसे बोलते हैं ना रिवर्स गियर, कार में रिवर्स गियर होता है। आप आगे बढ़ गए हो तो पीछे भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप पीछे ना आ पाओ, तो वो क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल। यहाँ पे क्या कहलाता है इस चीज़ का मतलब ध्यान समझिएगा, दिमाग में इस बच्चे को लाइए। अब देखिए मान लीजिए 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा ये चीज़ों को समझता ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 2 से 7 साल का बच्चा, तो इसमें अगर हम मान लो ले लेते हैं, मान लो 2.5 साल का बच्चा या सवा 2 साल का बच्चा इस तरीके से, या 3 साल का भी लगभग ले लेते हैं। तो अब देखिए जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में उस समय ये चीज़ें सही थी। आज की डेट में बच्चे बहुत एडवांस हैं। आज की डेट में हम नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चे उसी एज को कवर करेंगे। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। डेढ़ डेढ़ साल में मोबाइल एकदम ऐसे चलाते हैं जैसे हम आप फेल हो जाओगे उनके सामने। लेकिन जीन पियाजे केसेस में ये हम लोग जो अपने टाइम की बात करें, उस टाइम अगर थोड़ा दिमाग में लाइए तो आप देखिएगा कि उसमें क्या होता था कि जैसे आप अपने किसी घर में आप जाओ, अपने बच्चे को आप लेके गए और आप छत पे चले उसको अपने साथ में लेते हुए, क्योंकि चलने लगता है इस अवस्था में, अपने साथ क्या है आप उसको छत पे आप ले गए। अब किसी कारणवश आपको नीचे आना पड़ा, बच्चा वहाँ पे मान लो खेलने लगा और आप नीचे आ गए, बच्चा रोने लगा। आपने कहा कि बेटा आ जाओ, मैं नीचे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, बच्चा नहीं आ पाएगा, बच्चा रोता रहेगा। जबकि वो उसी रास्ते से गया है, लेकिन वापस उस रास्ते पे नहीं आ सकता है, या एक कमरे से दूसरे कमरे किसी दूसरे घर में। या देखिए कई बार बच्चे अपने ही घर में ढूँढते हैं आपको, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कौन चीज़ कहाँ गए हैं या कहाँ किस जगह पे आप मौजूद हो। तो दूसरे घर में गए हो, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में दूरी है थोड़ी-सी, वो नहीं समझ पाएगा। जबकि गया उसी रास्ते से आपके साथ में, लेकिन वापस नहीं आ पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है इरिवर्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आइए, फिर आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन। अब देखिए सेंट्रेशन क्या होता है? सेंट्रेशन में हम कह सकते हैं ये होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। आप ये भी कह सकते हो लैक ऑफ कंजर्वेशन, संधारण की कमी, ऐसे कुछ रहता है। मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा, हिंदी में नहीं कर रहा हूं। लैक ऑफ कंजर्वेशन तो क्या है? सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा चीजों की सही चीजों को पता नहीं कर पाता, उनका मूल्य नहीं पता कर पाता है। जैसे आपके मान लीजिए बच्चा खेल रहा है और बच्चे के हाथ में आपके कोई गोल्ड की नेकलेस या इस तरीके से कुछ उसके हाथ में आ गया। अब वो तो बच्चा है, उसे तोड़ भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम उसे उसके ही जैसी कोई लोकल चीज़ हम उसे पकड़ा देते हैं। वो कहते हैं ये लो, या आपने नकली गले का आपने हार निकाल दिया कि ये लो, ये पकड़ो, ये देखो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बढ़िया। बच्चा क्या है, जो पहले जो हार पकड़ा था उसे छोड़ देता है, आपके उस हार को पकड़ लेता है। या ऐसे आप समझ लीजिए कि अब तो 2000 के नोट नहीं चलते, हम कह रहे हैं चलो 500 के नोट की बात कर लेते हैं। 500 के उसके पास 2 नोट किसी तरीके से आ गए। आप कहीं इधर-उधर बात-वात करने लगे और वो अचानक गया और उसने उठा लिया और वहाँ उसने खेलने लगा उन रुपए, तो आपको डर आया भई रुपए कहीं फाड़े ना दे। तब उसे आप कैसे वापस लोगे? तो हम उसे क्या दिखाते हैं, हम 100-100 के या 10-10 के
इस तरीके से नोट हम उसके सामने रख देते हैं, 15, ये देखो ये ज्यादा है, 1 2 4 ये ज्यादा है, इस तरीके से वो क्या, वो आपको 500 को दे देता है, 10 वाला ले लेता है। यानी अभी उसको उतना ज्यादा मूल्य नहीं पता कि इन चीजें की, नहीं भाई इसकी वैल्यू ज्यादा है, 500 की 10 के नोट की वैल्यू ज्यादा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सेंट्रेशन कहलाता है। फिर देखिए क्या करता है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कह सकते हो इलॉजिकल थिंकिंग भी कह सकते हो, इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग भी कह सकते हो। देखिए बच्चे इस एज में क्या है, बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं आपसे, ऐसी बात करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, लेकिन चूंकि उनकी ये बचपने की अवस्था होती है, बहुत चीजें उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं, कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा होती है, तो ये सारी चीजें उनके पास होती हैं, तो बहुत से ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं जिनका आपके पास कई बार कोई जवाब भी नहीं होता है। तो ये चीज इस अवस्था में दिखाई देती है कि मम्मा स्पाइडरमैन ने जो है उसने हल को ऐसे मार दिया और जो है फिर स्पाइडरमैन तो उड़ के चला गया, क्योंकि उसके पास क्या थी, उसके पास तो हाथ से उजाला निकल रहा था। तो ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन क्या है, उसके दिमाग में चीजें चलती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इलॉजिकल थिंकिंग या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। किस अवस्था में रहती है, तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में यह चीज दिखाई देती है। अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सारे आपको याद करने होंगे, सीधे सीधे या इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो चीजों को आप ढंग से चीजें करते हुए चलिएगा। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बता दीजिए भाई एक बार मैसेज करके, क्या आपको प्री ऑपरेशन समझ में आ गया? हाँ भाई चलिए, अब इसके बाद जो है फिर आपका नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देखिए हिंदी अगर है तो जैसे मैंने बताया कि इसको कंक्रीट को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर बाल्यावस्था, इस नाम से भी जानते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया था प्री ऑपरेशनल, उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, सेंसरी मोटर स्टेज को बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। प्री ऑपरेशनल को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या बाल्यावस्था। अब ये कितने से होती है, तो 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, मूर्त है। तो मूर्त का मतलब क्या है, जिन चीजों को वह देखता है उनके बारे में विचार कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन चीजों को देखता है उनके बारे में विचार कर पाता है। जो चीज दिखाई देगी, जो चीज नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में बात नहीं कर पाएगा। आप उसको सामने दिखाइए, फोन दिखाइए, बात करेगा, गाड़ी दिखाइए, गाड़ी के बारे में बात करिए। आप उससे कहिए कि भ्रष्टाचार के बारे में बताइए, गरीबी उन्मूलन के बारे में बताओ, तो नहीं बता पाएगा। जो चीजें उसे नहीं दिखाई दी, जो चीजें देखता है उनके बारे में वह विचार करना आरंभ करता है। ध्यान दीजिएगा इन चीज को। एक बात क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है संश्लेषण, विश्लेषण, तर्क करना, चिंतन करना बच्चा आरंभ कर देता है, तो जवाब क्या होगा आपका, बाल्यावस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर अगर क्वेश्चन कहते हैं कि मूर्त चिंतन करना, मनन करना, संश्लेषण करना, विचार करना, ये सब पूर्ण कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो उसका जवाब क्या होगा, किशोरावस्था। दोनों में अंतर है। आरंभ करना कह रहे हैं तो लगाओगे जवाब बाल्यावस्था,
पूर्ण कर लेता है तो जवाब किसमें लगाओगे? किशोरावस्था। जैसे बच्चा क्या है यहाँ पे झूठ बोलना आरंभ करता है, झूठ बोलना आरंभ कर देता है यहाँ पे, छोटे-छोटे झूठ बोलता है और पकड़ा जाता है। क्योंकि वो उस लेवल पे वो नहीं पहुँच पाता है कि झूठ ऐसा बोलो कि पकड़े ना जाओ। लेकिन किशोरावस्था में क्या है, बच्चे झूठ बोलते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, एक वेल प्लान्ड वे में चीज़ों को बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि यहाँ पर तर्क करना, चिंतन करना, संश्लेषण करना, ये सब चीज़ें क्या आरंभ करता है। और किन चीज़ों को, जिन चीज़ों को देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें उसको दिख रही हैं केवल उनके बारे में, जो चीज़ दिख नहीं रही उनके बारे में नहीं करता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर अगर हम इसकी बात करें तो वहाँ पर पहले क्या थी प्री ऑपरेशनल में? इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ क्या हो जाएगी? रिवर्सिबिलिटी। यहाँ क्या हो जाएगी? रिवर्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है, 7 से 11 साल का बच्चा हो गया, अब जिस रास्ते आप उसे ले जाओगे, आप वहाँ पे नहीं भी जाओगे वापसी में, वो वापस आ जाएगा। क्या? उन चीज़ों को वो समझने लगता है। इरिवर्सिबिलिटी इसके अंदर दिखाई देती है। फिर देखिए, फिर इसमें बात करते हैं, वहां पे क्या करता था? लॉजिकल, इलॉजिकल थिंकिंग करता था। यहाँ क्या कर देता? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग। फिर देखिए वहां क्या था? सेंट्रेशन था। सेंट्रेशन था। यहाँ क्या हो जाता है? डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन यानी कंजर्वेशन उसके पास समझ में आ जाती है। अब आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते हो कि 10 के नोट ले लो, 500 वापस कर दो, उसे पता है। आप देखिए ना, इस लेवल के बच्चे आपको सब बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट में दिखाई देते हैं। आप उनसे कोई चीज खरीदी हो, तुरंत आपको बता देंगे कि इतने रुपए बने इस तरीके से। अब उनको आप 2000 का नोट दो, आप वो क्या कहेंगे? नहीं, ये 2000 का नोट जो है वो बैंक में जमा कर, ये तो नहीं कहूंगा बंद हो गया, लेकिन वो लेंगे नहीं। या आप उन्हें 500 का पुराना नोट दो, नोटबंदी के पहले वाला, तो आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि अब उन चीजों क्या है वो समझने लगे, यानी इनके पास क्या आ जाता है? डिसेंट्रेशन। फिर और क्या आता है? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य तथा कारण। कार्य तथा कारण इसको समझने लगते हैं। कार्य तथा कारण को समझने लगते हैं, मतलब क्या है? कैसे क्वेश्चन पूछे गए सेंट्रल टीडी में? तुम साइकिल तेज चलाओ, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मतलब उन्हें पता है कि अगर साइकिल तेज चलाएंगे, स्पीड हमारी तेज होगी, डिस्टेंस क्या है? जल्दी कवर होगी। धूप में कपड़े सूख जाते हैं, उन्हें पता है धूप में क्या है? गर्मी है, ऊष्मा है। ऊष्मा क्या करेगी? जो पानी है उसको क्या भाप बनाकर उड़ा देगी। इन चीजों को क्या है वो समझने लगते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की। फिर क्या बात करते हैं? सीरिएशन। सीरिएशन, सॉरी सॉरी, सीरिएशन, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता को समझने लगते हैं। क्रमबद्धता मतलब क्या है? अगर आप उनसे कहिए घटते से बढ़ते क्रम में लगाइए, लगाने लगेंगे। बढ़ते से घटने क्रम में इन चीजों को लगाइए, करने लगते हैं। यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन चीजों क्या है वो करने लगते हैं, समझने लगते हैं। कौन सी चीज बड़ी में आएगी, कौन सी चीज छोटे में आएगी, ये चीज आसानी से वो है करने लगते हैं। फिर क्या बात आती है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण करना जानने लगते हैं, वो समझने लगते हैं कि चीनी का डिब्बा कौन सा है, नमक का डिब्बा कौन सा है, स्क्वायर कौन है, क्यूब में कौन है, सर्किल में कौन है। ये पापा के कपड़े हैं, ये मम्मी के कपड़े हैं, ये सिस्टर के, ये सारी चीजें क्या है वो समझने लगते हैं। अच्छी तरीके से क्या चीजों को वर्गीकरण करने लगते हैं। आप एक जैसी आप बाइक उनके सामने आप ले आओ, लेकिन वो आधार बता देंगे कि ये हमारी बाइक है और ये दूसरे की बाइक है। क्या क्लासिफाइड वो करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी, अब ट्रांसटिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए ये अक्सर आपने दिमाग में लाए होंगे चीजें, जैसे अक्सर क्वेश्चन होते हैं ना, रमेश मोहन से बड़ा है लेकिन सोहन से छोटा है, लेकिन सोहन जो है वो राधा के बराबर है, बराबर उम्र है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए होंगे। बस इन चीजों को यहाँ ये समझने लगते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेसर देन सी, बट सी इज ग्रेटर देन डी।
ऐसे क्वेश्चंस किए, यही आपकी कहलाती है ट्रांसिटिविटी। मैं सामान्य भाषा में आपको बताऊं, वो बहुत अच्छे ढंग से समझने लगते हैं कि बड़ी मौसी कौन सी है, बड़ी से फिर छोटी वाली मौसी कौन सी, और सबसे छोटी मौसी कौन सी है, कौन किसके पैर छुएगा, ये सारी चीजें क्या है वो अच्छे से समझने लगते हैं कि बराबर है, ये भाई बड़े मामा, ये छोटे मामा है, और दोनों ही मामा है, लेकिन ये क्या है दूर वाले ये मामा है, मतलब उनमें क्या है वो डिफरेंस को, उन चीजों को समझने लगता है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्रांसिटिविटी का। भाई इतना समझ में आ गया भाई, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप भरोसा रखिए मुझ पर, क्वेश्चन आप आसानी से वहां सब कर ले जाएंगे। इसके बाद लास्ट आइए, लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अब ये आपको पता है ये क्या होगी, 11 वर्ष से ऊपर, 11 से 19 वर्ष हो सकता है, 11 से 20 वर्ष हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेट समझ लीजिएगा 18 वर्ष के लगभग जो भी है, वो सारी चीजें आपके फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है। इसमें क्या होती है, किशोरावस्था कहलाती है, और किशोरावस्था के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता है। क्या होता है किशोरावस्था में, ध्यान दीजिए, खासतौर से जो लोग जूनियर का पेपर देने जा रहे हैं वहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बहुत ज्यादा इनके अंदर गुस्सा होता है, सेल्फ ईगो बहुत ज्यादा होती है, वो तो सब में होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, मतलब तीव्र मात्रा में होती है। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, भावनात्मक भावनात्मक रूप से क्या है, बहुत अस्थिर होते हैं, जिससे प्रेम कर रहे हैं कल को पता चला उसी को मार देते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। हीरो वर्शिप होती है, बस एक बार दिमाग सुनते जाइएगा समझ में। हीरो वर्शिप मतलब क्या है, जो उनके आइडियल है, रोल मॉडल है, उनको फिर आंख बंद करके मानते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, वो गोली और बारूद चला दें। तो इस लेवल पे ये क्या है इन चीजों के अंदर दिखाई देती है, ये क्या हीरो वर्शिप होती है। करियर के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, ये करना है, ऐसा करना है, वैसे करना, अपने स्टेटस के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें क्या है इनके अंदर दिखाई देती हैं एडोलसेंस के अंदर। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले कहा कि वहां पर क्या है कि तर्क करना, चिंतन करना, ये बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यहाँ क्या होता है, ये पूर्ण हो जाता है कंप्लीट लेवल। अभी फर्स्ट ईयर 12th का बच्चा अपने दिमाग में लाइए, ऐसा झूठ बोलेगा आप पकड़ नहीं सकते हो। तो ये क्या है वो पूरी प्लान के साथ करने लगा, यानी पूरी तरीके से बुद्धि क्या है उनकी खुल चुकी है। इस लेवल के बच्चे आईटी जैसे एग्जाम क्रैक करते हैं, आप इस लेवल पे समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, इनके पास क्या दिखाई देती है, इनके पास अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ गहन चिंतन। गहन चिंतन, किसी चीज के बारे में गहनता से सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उसके बारे में अपनी राय रखते हैं, यह चीज इनमें दिखाई देती है। फिर देखिए इसके बाद क्या इनमें दिखाई देता है, तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप्स। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप्स, साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो डेवलप हो जाता है। अब इस चीज का ये मतलब नहीं है कि सभी बच्चे साइंस आईडी में जाएंगे, सभी बच्चे जो है वो इंजीनियर ही बनेंगे। इसका मतलब ये है कि वो चीजों को, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको समझने लगते हैं। आप उनसे पूछिए कौन सा फोन लेना सही रहेगा, वो आपको बता देंगे इसमें बैटरी ज्यादा है, इसका कैमरा ज्यादा अच्छा है। आप उनसे कहिए कौन सी वॉशिंग मशीन अच्छी है, तो बता देंगे ये वाली वॉशिंग मशीन अच्छी है, इसमें एनर्जी सेविंग है, इसमें 5 स्टार एनर्जी सेविंग है, ज्यादा बचाएगी। ऐसी दुनिया भर की चीजें, किसी भी चीज में आप टेक्निकल कोई बात करिए, आप उसको बताने लगेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा सही रहेगी। तो ये चीज क्या, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच होती है। ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ये बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप। फिर नेक्स्ट क्या इसमें आती है, इसमें आती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, ध्यान दीजिएगा, डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, देखिए एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग।
इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग पहले समझिएगा, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? जिन चीज़ों को जैसा हमने सुना होता है, हम उन चीज़ों को वैसे ही मान लेते हैं। जैसा जो हमने सुना होता है, हम उन चीज़ों को वैसे ही मान लेते हैं। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? ऐसा नहीं होता, हम उसके पीछे के ठोस कारण और चीज़ें क्या हैं, हम उन चीज़ों को वैसा मानते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग को आप ऐसे कह सकते हो, बड़े सामान्य भाषा में आप कह सकते हो कि भई फलाँ मेरठ के लोग जो हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, या किसी भी जगह का मतलब एग्ज़ाम्पल में मैं बता रहा हूँ, या हरियाणा के लोग जो हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। तो ये हम लोगों ने सुनी, हम उन चीज़ों को क्या है, वैसे ही मानने लगते हैं। अक्सर हमारी सोसाइटी कल्चर जैसा हमको बताता है, हम चीज़ों को क्या है, वैसे ही मानने लगते हैं। लेकिन ये बच्चे क्या है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। अरे ऐसा किसने कह दिया है? अरे हम वहाँ देख के आए हैं, हम वहाँ पे क्या है, मिल के आए हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। उन चीज़ों को वैसे ही नहीं मानते हैं। उसके पीछे खूब वो ठोस तर्क विचार करके ही वो फिर वो कहते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है। हम आपके हिसाब से नहीं मान लेंगे। जैसे ये मान लो ना, आप ऐसे बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लो। भैया गाड़ी आया तो मारुति की आया है, मारुति से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। मारुति के आगे सब फेल है इंडिया में। और ये बात सुनते-सुनते लोग अक्सर मैक्सिमम इंडिया में जो है मारुति गाड़ी खरीद लेते हैं। या हीरो होंडा से बढ़िया कोई मोटरसाइकिल नहीं है। स्प्लेंडर के सामने भैया सब बेकार है, स्प्लेंडर पैशन के आगे सब बेकार है। एक टाइम से लंबे टाइम सुनते हैं और आप देखिए हमारे घर में फैमिली मेंबर्स क्या है, उनके दिमाग में बंधा हुआ उन चीज़ों को, चाहे जितनी नई बाइक आ जाए वो क्या है, वो वही बाइक लेंगे जाके या वही कार लेंगे जाके। जबकि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ज़माना बदल गया है, अब चीज़ें बहुत बदल गई, नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब बजाज में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, टीवीएस में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं, हुंडई की गाड़ियों में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कहाँ आप मारुति चक्कर में पड़े हो? तो ये क्या है, ये एक तरीके से इनके पास क्या है, डिडक्टिव रीज़निंग। फिर नेक्स्ट क्या होता है? हाइपोथेटिकल रीज़निंग डेवलप्स, या कह लें हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना जैसी चीज़ दिखाई दे, हाइपोथेसिस इनके अंदर डेवलप हो रहा है, तो हाइपोथेटिकल रीज़निंग। अब हाइपोथेटिकल रीज़निंग का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझो, जैसे आपने देखा, मतलब इस एज की बात करें, इस एज में ऐसा होने लगता है, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में आपने देखा एक टेंट लगा हुआ है। टेंट लगा हुआ है, रास्ता बंद। अक्सर आपने देखा होगा अपने साइड में, इंडिया में ऐसे कई जगह होता है, तो टेंट वेंट लगा हुआ है और भगोने-वगोने हैं और छत पे क्या है, खाने-वाना कुछ बन रहा है, आपको सुगंध आ रही है, कुछ बन रहा है, आप वहाँ से निकलोगे, आपके दिमाग में कई विचार आएँगे। कई विचार आएँगे, आपके दिमाग में क्या होगा कि यार बर्थडे यार लग रहा किसी का, इनके घर कुछ फंक्शन है, ये चीज़ आएगी। तो कोई कहेगा यार लगता है इनके कुछ जनेऊ-वनेऊ या कुछ लेडीज़ संगीत है, ये भी तो हो सकता है। ये भी बात आई दिमाग में। फिर कहा कि यार हो सकता है कि, तो फिर देखा कि वहाँ तेरहीं भी हो सकती है, उसमें भोजन खिलाया जा रहा है। तो ये क्या है, एक चीज़ के कई और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये इनके दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं। एक चीज़ को वैसे ही नहीं मान लेते हैं। जैसे गाड़ी आ रही पीछे से पूँ-पूँ करते हुए, तो उसमें क्या है, इनके दिमाग में कई आते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है, एम्बुलेंस भी हो सकती है, या किसी अधिकारी मंत्री की भी फ्लीट हो सकती है। तो कई चीज़ें हाइपोथेटिकल दिमाग में बनाते हैं, ये कहलाता है हाइपोथेटिकल रीज़निंग। फिर फाइनलिस्ट में क्या आता है? हाइपोथेटिको, नेक्स्ट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, देखिए ये अलग चीज है। डिडक्टिव जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां से उठाया डिडक्टिव, और हाइपोथेसिस से क्या उठाया, हाइपो, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये क्या है, ये बहुत ही ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है, बहुत ही ब्रिलियंट लोगों में, टॉप मोस्ट लेवल के, जैसे कलाम साहब हैं या थे, तो उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। एक अलग तरीके की सोच, बहुत अलग तरीके की, जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होते हैं ना, एकदम दुनिया से एकदम अलग, विवेकानंद जी जैसे लोग हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं। कोई भी हो सकता है, वो आपके नज़र के है कि किसको आप मानते हो, किस तरीके से सोचते हैं। तो चीज़ों क्या बिल्कुल अलग तरीके से सोचना सबके बस की बात नहीं होती है। आईटी में कोई टॉप मोस्ट लेवल पे है, साइंटिस्ट हैं, कोई श्रीधरन जैसे साइंटिस्ट हुए हमारे यहाँ।
मेट्रो पे जिन्होंने बात करी है, तो ये क्या है, इनकी बहुत अलग टाइप के लोग वो इसी एज में दिखाई देते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में। और लास्ट है एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म क्या है? इसमें ये बात करते हैं कि अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, वैसे समझ लो अपने बारे में ज्यादा ये सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, या एक कपड़े जो हम पहन के गए हैं किसी शादी में, अब दूसरी शादी में वो कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, वरना लोग हमें क्या सोचेंगे। तो ऐसा ये मानते हैं, जबकि आप देखिए इस एज में हम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। एक शादी में वही पहन के चले गए, अगली शादी में वही पहन के चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनमें क्या है, इनमें रहता है कि नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वैसे ये चीज तो अभी भी रहती है, मैं तो इस चीज को थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि जैसे लेडीज के केस में ज्यादा रहता है कि वो तो नहीं जाती हैं एक साड़ी पहन के, जिस शादी में चलेंगी उनसे को दूसरी चली जाओ वही तो नहीं जाएंगी, वहाँ उनका पूरा एक अलग ही रहता है। तो फिर भी जीन पियाजे के हिसाब से माना गया है कि इनको रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या जो हम पहने हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, हमारा फ़ोन कौन-सा है, हम किस गाड़ी से आ रहे हैं, कौन-सी मोटरसाइकिल है, बाइक है, दुनिया भर की चीज़ें, जैसे एडोलसेंस में आमतौर पर होता भी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इसी के साथ आपका ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास खत्म हो जाता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैसेज कर दो भाई, ये सबको समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। अब देखिए, एक्चुअली में क्या है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी तो आज की डेट में नहीं पूछी जाती, उतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको हम लोग सरसरी निगाह में समझ लेते हैं। जैसे जो आपके क्वेश्चन के पेपर के पैटर्न भी आप, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, मोटा मोटा उठा रहा हूँ, वरना चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ढंग से समझने को चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से कितना काम आ जाएंगे मुझे लगता है उतनी ही आपको आवश्यकता है। तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन की हम लोगों ने बात करी है, क्या होती है? नॉलेज होती है, फिर क्या हो जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या होती है? एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के बाद क्या होती है? फिर आपकी जो है एनालिसिस होती है, फिर आपकी सिंथेसिस होती है, फिर आपकी इवैल्यूएशन होती है। मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। चीजें बदली हैं, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी आई है, चीजें बदली हैं, तो उसमें मोटे मोटे क्वेश्चंस क्या रहते हैं उस हिसाब से आप समझिए, जो आपके काम आ जाए। तो इसको आप एक्चुअली में दो भागों में आप कर लो, दो भागों में आप समझ लो। एक होता है लोअर लेवल, एक होता है हायर लेवल। एक होता है लोअर लेवल और एक होता है हायर लेवल, हायर। तो लोअर लेवल में आप देखिए, आप नीचे से तीन उठा लो, नीचे से तीन उठा लो, वो सब क्या है? लोअर लेवल में। जैसे नॉलेज, मैंने आपको बताया भी था, नॉलेज क्या है? सब में कॉमन होती है। एक रिक्शे वाले में भी वही नॉलेज होगी, एक प्रोफेसर साहब में, डॉक्टर साहब में वही नॉलेज होगी। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है, सबको पता है। तो नॉलेज जैसे है, अंडरस्टैंडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ तो होती है लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ऐसी समान तरीके से सब में दिखाई देती है। तो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, और फिर क्या है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। ये चीजें क्या है, ये किसमें आती हैं? ये आपके लोअर लेवल पे आती है। भाई नक्शे की सहायता से आप ऐसे समझो ना एप्लीकेशन को, गूगल मैप की सहायता से जो है जोमेटो वाले सब जा रहे हैं, ओला चलाने वाले, ओला ड्राइवर हैं, उबेर वाले हैं, सब उनको गूगल मैप से, और वो कोई बहुत ज्यादा साइंटिस्ट हो ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, लेकिन सब यूज कर रहे हैं गूगल मैप के थ्रू, करते चले। एप्लीकेशन भी वही, अंडरस्टैंडिंग भी, चुनाव उनाव के बारे में जो है चाय की ठपरी पे आप बैठ जाओ तो वहां सब एक से एक वक्ता ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आप देख रहे हो, ये सब किसमें आ रही है? लोअर लेवल पे चीजें दिखाई दे रही है। हायर लेवल की जब बात करते हैं, अब हायर लेवल में क्या है, चीजें अब अलग आ जाएंगी। तो हायर लेवल में आपको क्या दिखाई देता है? तो आपको यहाँ दिखाई देता है एनालिसिस,
एनालिसिस भाई, अंतर करना, चीज़ों में डिफरेंस करना, आसान काम नहीं होता है। दिमाग लगाना पड़ता है। ये चीज़ इसमें होगी या ये चीज़ इसमें होगी, ये इसमें परफेक्ट बनेगी जाके, ये चीज़ इसमें आएगी। तो ये डिफरेंस करना, ये किसमें आता है? एनालिसिस में दिखाई देता है। फिर बात क्या करते हैं? इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन करना। बोलते हैं ना कि हम भाई चुनाव में क्यों हारे, क्यों हमें इतनी सीटें कम मिली, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये हम आप नहीं कर सकते। इसमें फिर जो विद्वान टाइप के लोग हैं, सब चीज़ों को समीकरण बैठालते हैं, फिर समीकरण के बाद ये कहते हैं कि मूल्यांकन ये हुआ कि भैया यहाँ चीज़ें गड़बड़, यानी एनालिसिस भी कर रहे हैं और वहाँ पर मूल्यांकन भी। तो ये क्या है, ये आपके अब हायर लेवल की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है और फाइनली क्या आता है आपका? सिंथेसिस। सिंथेसिस टॉप मोस्ट लेवल पे है, ध्यान दीजिएगा। टॉप मोस्ट लेवल पे क्या आता है? सिंथेसिस आता है। और इसको एक दूसरे नाम से, किस नाम से भी आ सकता है? क्रिएशन। ध्यान दीजिए, सिंथेसिस नाम से आए, क्रिएशन नाम से आए, चीज एक ही है। कोई भी ऑप्शन हो सकता है। सिंथेसिस टॉप मोस्ट लेवल, इसमें बहुत कुछ दिमाग चलाना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। क्रिएशन भी बहुत चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। तो ये आपका क्या है? टॉप मोस्ट लेवल में दिखाई देता है। अब देखिए, मैंने आपको एक तरीका और बताया था क्लास में क्वेश्चंस को करते वक्त। मैंने आपसे कहा था अगर कोई चीज पूछी जाए, कोई चीज कहां पर स्थित है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है आर्ट्स में, साइंस में, कहीं पर भी, या इसका क्या फॉर्मूला क्या है, वो क्या है? एक ही चीज है। तो वो किस में आ जाएगा? नॉलेज में। अंडरस्टैंडिंग में क्या कहा जाए? किसी चीज की व्याख्या करो, समझाओ, जरा एक्सप्लेन करो, वो किस में आता है? अंडरस्टैंडिंग में आता है। फिर अगर बात करते हैं मैपिंग करो, मैचिंग करो, कौन सी चीज कहां पे मैच होगी, छांटो, सही ऑप्शन का पता लगाओ। तो उसमें हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। इस नक्शे की सहायता से आप इस रास्ते पर पहुंचो। तो हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है। या कह दिया कि इस फॉर्मूले के सहायता से ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी सहायता से आप क्या करो? आप 2 + 4 के होल स्क्वायर को सॉल्व करो। तो एक सूत्र दिया, उसकी सहायता से सॉल्व करने को क्या कह रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? ये एप्लीकेशन हो जाएगा। चीजों को छांटना कह रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? आपका एनालिसिस में आ जाएगा। फिर इस प्रक्रिया का क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, किसमें आ जाएगा? मूल्यांकन में आ जाएगा। अब जब बात की जाती है सिंथेसिस में, तो सिंथेसिस में क्या बात आती है? जैसे कहा किसी थ्योरम को प्रूव करो, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करो, या कह दिया किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करो। तो प्रूफ करने में क्या, आपको ढेर सारे सबूत चाहिए, ढेर सारे एविडेंस चाहिए। तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो किस में आ जाएगा? सिंथेसिस में आ जाएगा। जो भी आप मैथ का दे रहे हो, साइंस में दे रहे हो, वहां भी ज्यादा क्वेश्चन है। तो आर्ट साइड में जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप जूनियर का दे रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज तक सीमित रहते, बहुत गए तो अंडरस्टैंडिंग थे। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे हैं, वहां पर आपके इसके आगे क्वेश्चन उठाते हैं, जिस चीज को वहां पर आप ध्यान रखिएगा। और जो बात करते हैं जैसे क्रिएशन, जैसे सिंथेसिस में होता है, दूसरा क्रिएशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने कहा पीपीटी की सहायता से आप भारत को समझाइए या किसी टॉपिक को समझाइए। तो इसमें क्या, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, प्रॉपर वे में सबको समझ में आ जाए। इसके लिए क्या है, आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा जोर दोगे, तो ये लेवल हाई लेवल पे हो जाते हैं। तो ये क्रिएटिंग में भी इसमें दिखाई देगा। ये बात भाई सबको समझ में आई? थोड़ा जल्दी हुआ है, लेकिन आपके काम भर का करा दिया है। तो मैक्सिमम चीजें आपकी करा दी गई हैं। अब जो आपकी कल की क्लास होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, कल आपकी हिंदी की जो एनसीएफ में जो 30 क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज से मतलब है, 30 नंबर हिंदी या 30 नंबर इंग्लिश या संस्कृत, 30 नंबर जो भी आप ले रहे हो, तो हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, कल वो आपकी क्लास होगी। साथ ही आपको जो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और आरटीई के, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें कल की क्लास में आपकी ये चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद से अब हम लोग जो है, मतलब कल के बाद से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर,
प्रैक्टिस, एनसीएफ ये चलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा-सा गड़बड़ है, तो कल मिलते हैं।